हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिफोर आई स्टार्ट टुडेज टॉपिक्स, तो पहले हम बता दें कि हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो दोनों कर लिए हैं। अच्छा, अब इस स्ट्रेस और स्ट्रेन को दोनों को इकट्ठा जो यूज किया है वो किसने यूज किया था? हुक्स ने यूज किया है। क्लियर? तो आज हम क्या करेंगे? हुक्स लॉ। ओके, हुक्स लॉ। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, जो हमने पहले से पढ़ा है, मैं पहले से थोड़ा सा रिवाइंड कर दूंगा कि हमारे पास एक मैटर है। क्लियर? तो हमने उसके ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्लियर? अच्छा, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? जहां तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी बताएगा, जहां वो क्या बताएगा? प्लास्टिक प्रॉपर्टी बताएगा। क्लियर? अब यहां से एक चीज क्लियर है, तो अगर ऑब्जेक्ट इलास्टिक प्रॉपर्टी बताता है तो फिर उसकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर? तो अगर तो वो ऑब्जेक्ट इलास्टिक प्रॉपर्टी बताएगा तो उसकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएगी। तो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, तो जो उसकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो ये तो आपको पता है बच्चों कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, क्लियर, स्ट्रेस लगाते हैं, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो विद इन सर्टेन लिमिट, अगर सर्टेन लिमिट तक उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो ऑब्जेक्ट जो है क्या कर सकता है? जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स रिमूव करेंगे, क्लियर, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, यहां तक तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था। ओके, अच्छा, अब क्या होता है कि 1660 में हुक्स जो साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर स्टडी की, पूरी डिटेल में स्टडी की। क्लियर? उन्होंने बोला कि जब हम किसी, उन्होंने एक सिंपल से एग्जांपल ली। क्लियर? उन्होंने क्या बोला कि हम अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक वायर लेते हैं जी। क्लियर? एक वायर ली। ओके, मैं सिंपल एक ऐसे स्प्रिंग ले रहा हूं। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उस स्प्रिंग के साथ क्या कर दिया? लोड अटैच कर दिया। तो ऐसे तो हम इसको मेटल वायर ही बोलेंगे, मेटल वायर बोलेंगे। ओके, तो है क्या ये? स्प्रिंग। क्लियर? उन्होंने क्या किया? इसके साथ लोड अटैच कर दिया। क्या कर दिया? अटैच, लोड अटैच कर दिया। तो अब वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो लोड बढ़ाता जा रहा है, लोड बढ़ाता जाएगा, तो उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, उसके उसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ओके, क्योंकि जब व्हेन यू हैव टू अप्लाई लोड, क्लियर, द वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग एंड द अदर एंड इज फिक्स्ड। क्लियर? तो ये वाला एंड आपका क्या है? फिक्स्ड एंड है। तो उसने देखा कि अगर मैं एक एंड के ऊपर लोड अप्लाई कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट में क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट में आ रही है एक्सटेंशन। क्या आ रही है? एक्सटेंशन आ रही है। तो यह हम कह सकते हैं व्हेन यू हैव टू attach load to it, then the spring or the metal wire shows extension। तो हुक्स ने यहां से एक चीज कंक्लूड की कि एक्सटेंशन जो है, अगर हम एक्सटेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, किसके कारण बढ़ती जा रही है? लोड के कारण बढ़ती जा रही है। ओके, किसके कारण बढ़ती जा रही है? लोड के कारण। तो हुक्स ने क्या किया? इसी का ही एक लाभ बना दिया। क्लियर? तो उसने बोला कि जितना आप लोड बढ़ाते जाओगे उतनी एक्सटेंशन होती जाएगी, बट विद इन सर्टेन लिमिट। उस लिमिट तक ही हम इसके ऊपर एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉरी, लोड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? जैसे आपने लिमिट से पार जाते हो, ओके, अगर हमने लिमिट से ज्यादा अप्लाई किया लोड तो क्या हो जाएगी? वायर टूट जाएगी। क्लियर? वो तो ऑब्वियसली है बात। क्लियर? तो हर एक की एक लिमिट होती है। अच्छा, अब इसने क्या कर दिया? इसने एक लाभ बना दिया कि इट स्टेट्स दैट extension in the wire is directly proportional to the load attached to it। क्लियर? ओके, तो यहां तक स्टूडेंट जो इसने हुक्स ने जो स्टडी की, तो उन्होंने बता दिया कि जैसे जैसे हम स्प्रिंग के साथ लोड बढ़ाते जाएंगे एक्सटेंशन होती जाएगी। क्लियर? और विद इन सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट तक रखी। क्लियर? तो यहां तक जो है वो हुक्स ने बताया। ओके, हुक्स ने क्या किया? बताया कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे एक्सटेंशन होती जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब क्या हो रहा है
कि अब इसके इसके आगे जो है, अब क्या होता है कि इसी की ही थ्योरी को, इसी को ही आगे जितना भी उन्होंने जितना भी वो सारी जानकारी इकट्ठी की थी, उस सारी जानकारी को किसने आगे यूज किया? इस जानकारी को आगे यूज किया किसने? थॉमसन ने। किसने आगे यूज किया? थॉमसन ने। ओके, तो थॉमसन ने क्या देखा? इस थ्योरी को आगे किसने यूज किया? थॉमसन ने। थॉमसन, तो इसका पूरा नाम था यंग थॉमसन। इसका नाम था थॉमसन यंग। इसकी थ्योरी को किसने यूज किया? थॉमसन यंग ने यूज किया आगे आगे फर्दर एक्सटेंड करने के लिए। तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी जो सारी आगे स्टडी की, तो इन्होंने 1807 को क्या किया कि इन्होंने बोला कि क्यों ना हम एक्सटेंशन और लोड की जगह पे मोर एप्रोप्रिएट और साइंटिफिक टर्म्स जो है वो यूज करें। क्लियर? मतलब इन्होंने जब इनकी थ्योरी सारी पढ़ी, इन्होंने देखा कि लोड अप्लाई करने से अप टू द सर्टेन लिमिट तक क्या आ रही है? एक्सटेंशन आ रही है। तो कहता क्यों ना कि इन एक्सटेंशन और लोड की जगह पे हम एक मोर साइंटिफिकल टर्म्स जो है वो यूज करें, और दैट साइंटिफिकल टर्म्स यूज्ड इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उन्होंने कौन सी टर्म को यूज करने का सोचा? स्ट्रेस को और स्ट्रेन को यूज करने का सोचा। ओके, तो इन्होंने फिर आगे जाके इसी का ही लॉ जो है उसको मॉडिफाइड कर दिया। हुक्स लॉ को अब वो मॉडिफाई करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? इट स्टेट्स दैट stress is directly states that stress is directly proportional to the strain. Stress is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब उन्होंने क्या किया? अब ये एक्सटेंशन और लोड से निकल के कहां पे आ रहे हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर आ रहे हैं। तो अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। ओके, अब ये है आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या कह रही है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे, लोड बढ़ाते जाओगे, तो वायर में क्या आती जाएगी? स्ट्रेन आती जाएगी, लेकिन बट विद इन सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट तक ही आप स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो और आपको स्ट्रेन मिल सकता है। ओके, क्लियर है? अगर आप लिमिट से बाहर हो जाओगे तो फिर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो फॉर्मूला है वो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये चीज आपने याद रखनी होगी। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन। अब स्टूडेंट ये जो ई है, ई क्या है आपके पास? ई इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ proportionality known as modulus of elasticity. A is a constant of proportionality known as modulus of elasticity. आप इसका दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हो जी? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, एंड और इस ई की जो वैल्यू होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, कि वो कौन से मटेरियल के साथ बना है। ओके, अब हर एक मैटर जो है उसका डिफरेंट मटेरियल होता है। क्लियर? एक तो ये हो गया कि इसका जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इट्स डिपेंड अपॉन, इट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल and second one, manner in which and the second one is manner in which the object is deformed। मतलब किस मैनर के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉर्म्ड हुआ है। क्लियर? ओके, ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर जो ई की वैल्यू जो है
वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर आप इस रिलेशन से ई की वैल्यू निकालते हो तो ई किसके इक्वल में आएगा, ई आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके देख लो, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां तक देख लो स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब हमने यहां पे कर लिया है E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब यहां से अगर आप वैल्यू निकालो, इसके जो SI यूनिट्स है अगर आप वो निकालो, तो SI यूनिट ऑफ E इज न्यूटन मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये कैसे करके देखो, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के तो अपने यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन के यूनिट नहीं है स्टूडेंट। स्ट्रेन जो है वो क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इट इज ओनली नंबर। ओके, तो फिर ये जो ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जस्ट ओनली न्यूटन मीटर इनवर्स में स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब हम करते हैं इसी का आगे जो हमने किया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। अच्छा, अब हम उस रिलेशन को देखते हैं उसको ग्राफ में समझ के। क्लियर, अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे ग्राफ से बड़ी चीजें जो है वो क्लियर होंगी आपकी। ओके, तो अब देखते हैं यहां पे ग्राफ में। अच्छा, अब एक साइड पे हम लेंगे स्ट्रेस और दूसरी साइड पे क्या लेंगे हम, स्ट्रेन। ओके, ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। देख लो, अब हम ग्राफ करने जा रहे हैं किस किस के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन में। स्ट्रेस और स्ट्रेन में हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ करने जा रहे हैं। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट पहले नंबर पे हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अब हम मानते हैं यहां से इस पॉइंट से लेके हम यहां तक बिल्कुल एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। ओके, इस पॉइंट तक, ओ पॉइंट तक, ये ओ से ए पॉइंट तक। क्लियर, ये जो हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, ये हमें बताएगा यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है ये बताएगी कि किसी भी एक मेटल वायर जो है उसके साथ अब अगर आप लोड को अटैच करते हो तो लोड को बढ़ाते जाओगे, आपको एक्सटेंशन मिलती जाएगी। क्लियर, मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो फिर ये वाली जो आपके पास लिमिट है, फिर ये वाली लिमिट कौन सी होगी आपके पास, प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब कि इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट मिल जाएगी आपके पास, इलास्टिक लिमिट। मतलब कि आपके पास यहां से लेके तो यहां तक क्या होगा, यहां पे आपके पास क्या होगी, इलास्टिक लिमिट है आपके पास। क्लियर, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बनेगा, इलास्टिसिटी बिहेव करेगा। क्लियर, यहां से यहां तक अगर आप स्ट्रेस को अप्लाई करते हो तो आपको स्ट्रेन मिलेगा। प्रोपोर्शनली आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो आपको स्ट्रेन बिल्कुल बराबर में मिल जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब क्या है कि अगर आप इस लिमिट से थोड़ा सा भी और ज्यादा अप्लाई करते हो, थोड़ा सा ही, अगर देखो यहां से ओ से लेके तो ए तक आपकी कौन सी लिमिट रही है, प्रोपोर्शनल लिमिट रही है। क्या लिमिट रही है, प्रोपोर्शनल लिमिट रही है। ओके, तो मींस यहां पे क्या आ रहा है कि अगर आप स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हो, आपको स्ट्रेन मिल रहा है। ओके, क्लियर। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अगर आपने अब थोड़ा सा भी स्ट्रेस इंक्रीज किया, इफ यू इंक्रीज स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं, इफ यू इंक्रीज स्ट्रेस, अगर आपने स्ट्रेस को इंक्रीज किया, अब उसी के प्रोपोर्शनल में आपको स्ट्रेन तो मिलेगा लेकिन बहुत कम करके मिलेगा। ओके, मींस कि आपको जो आपने अप्लाई किया, इंक्रीज किया स्ट्रेस, तो उसके प्रोपोर्शनल में आपको स्ट्रेन तो मिलेगा लेकिन बहुत कम करके मिलेगा। ओके, तो मींस यहां से लेके तो यहां तक का जो पॉइंट है आपका, जो बी वाला पॉइंट है, उस पॉइंट को आप कह सकते हो कि ये आ गई हमारे पास इलास्टिक लिमिट। क्या बन गया हमारे पास, इलास्टिक लिमिट। ओके, तो इस ए से लेके तो बी तक की जो आपके पास लिमिट आ जाएगी, ए से लेके बी तक, ये आपके पास कौन सी होगी, इलास्टिक लिमिट। क्या हो जाएगी आपके पास, इलास्टिक लिमिट। ओके, तो उसी के ऊपर आपकी इसी को आप इलास्टिक लिमिट बोलो, इसी को आप यील्ड स्ट्रेस बोलो। क्या बोलो आप, यील्ड
स्ट्रेस बोल दो। ओके, अच्छा क्या है कि अब कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी मेटल में आपके पास ये ओ से लेके ए तक या ओ से लेके बी तक, ये पूरा 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 पॉइंट जो है वो क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर देता है। कोइंसाइड का मीनिंग है कि यहां से लेके तो इस पॉइंट तक, यहां से लेके तो इस पॉइंट तक अगर आप स्ट्रेस को अप्लाई करते हो तो आपको स्ट्रेन प्रोपोर्शनली मिल जाएगा। क्लियर, आप स्ट्रेस को अप्लाई करो क्या मिलेगा, स्ट्रेन मिल जाएगा आपको। तो यहां तक ये चीज क्लियर है आपके पास। ओके, अच्छा अब क्या हो रहा है कि इसी पॉइंट के बाद, अब इस पॉइंट के आगे अगर आप कभी स्ट्रेस को इंक्रीज करते हो, क्लियर, इफ यू हैव टू इंक्रीज स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हो तो याद रखना स्टूडेंट, अब आपको जो स्ट्रेन मिलना है इसके प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा, स्ट्रेन आपको अब ज्यादा मिलेगा। ओके, मतलब अब आपको लार्ज स्ट्रेन मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपके पास इस बार आपको क्या मिलेगा, लार्ज स्ट्रेन मिलेगा। ओके, अच्छा अब जब जो लार्ज स्ट्रेन मिल जाएगा ना आपको, इसके अकॉर्डिंग, अब मान लो मैं यहां से ये कर रहा हूं, अब देखो इस पॉइंट से तो यहां तक ये पॉइंट, ओके, अब यहां से देखो यहां तक कितना स्ट्रेन बढ़ गया है, लेकिन आपने स्ट्रेस को क्या किया, थोड़ा सा ही बढ़ाया आपने, यहां से इस पॉइंट तक ही आपने बढ़ाया ना। ये देखो मैं यहां पर बताता हूं, ये बी से लेके सी तक का स्ट्रेस आपने इतना सा बढ़ाया, लेकिन आपको स्ट्रेन प्रोपोर्शनली कितना मिल रहा है, यहां से लेकर तो यहां तक स्ट्रेन, मतलब अब आपको स्ट्रेन जो है वो मिल रहा है क्या, ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा है। ओके, लेकिन याद रखना स्टूडेंट, इसी कर्व के बीच में, ये वाली कर्व के बीच में अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लास्टिक बिहेव शो करेगा जी, प्लास्टिक बिहेवियर होगा उसका। एक बार जो ऑब्जेक्ट के बीच में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, अब इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट दोबारा रीगेन इट्स पोजीशन जो है वो नहीं कर पाएगा, याद रखना, क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट कौन सी थी, बी पॉइंट तक आपकी इलास्टिक लिमिट थी। व्हेन यू हैव टू अप्लाई स्ट्रेस ऑन इट, देन यू रिमूव द स्ट्रेस, देन ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर है, याद रखना ऑब्जेक्ट जो है वो बी से दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ सकता है, दोबारा से अपना जो शेप है वो गेन कर सकता है, बट अगर आपने बी को पार कर दिया विद इन सर्टेन लिमिट, उस लिमिट को अगर आपने क्रॉस करके आपने स्ट्रेस को इंक्रीज किया, तो याद रखो आपको स्ट्रेन तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन आपकी ऑब्जेक्ट की जो शेप है, ऑब्जेक्ट जो है वो रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन को नहीं गेन कर पाएगा, ये याद रखना, इट इज अनएबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये स्टूडेंट याद रखना कि अगर आप लोग अब यहां से बी से सी तक, अब मैं बता रहा हूं बी से सी तक की, बी से सी तक अगर आप स्ट्रेस को अप्लाई करते हो तो आपको स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन बट ऑब्जेक्ट जो है वो अनएबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यहां तक ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा अब क्या होता है कि स्टूडेंट, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम और ज्यादा जो है वो स्ट्रेस देना अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, क्या करना स्टार्ट कर देते हैं हम, यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। अच्छा अब मान लो अगर मैं यहां से इस पॉइंट से अब मैं और ज्यादा स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट हो गया। क्लियर, अब देखो अब मैंने स्ट्रेस और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, अब मतलब अब मैं यहां से सी से डी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, सी से डी पॉइंट तक मैं आ रहा हूं। ओके, क्लियर है। ओके, क्या हो रहा है कि यहां तक अगर मैं यहां से, अब मैं सी से डी तक क्या कर रहा हूं, मैं स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा रहा हूं। अब अगर मैं स्ट्रेस को और बढ़ाता हूं, लेट अस सपोज मैं यहां पर लिख रहा हूं सी से लेके तो डी तक, अगर मैं अब स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूं, स्ट्रेस को मैं क्या कर रहा हूं और इंक्रीज कर रहा हूं, व्हेन वी हैव टू अप्लाई अनदर लोड। स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, मतलब मैं लोड को अटैच करते जा रहा हूं। ओके, मैं लोड को, अब क्या है कि अब कुछ उसकी एक लिमिट होगी। क्लियर, क्या होगी, एक सर्टेन लिमिट होगी उसकी, कि यहां तक जो है वो स्ट्रेस को मतलब वो बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं भाई एक मेटल वायर है तो उसके साथ आप इतना जो है वो लोड अटैच कर सकते हो। क्लियर, उसके आगे अगर आप लोड को अटैच करते हो तो वो क्या आ जाएगा, उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। अब देखो अगर मैं यहां से स्ट्रेस, यहां से सी से डी तक मैं स्ट्रेस को अप्लाई कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ही स्ट्रेस को अप्लाई करूंगा, बट यू हैव टू अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। क्लियर, देन यू हैव टू गेट लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन मिलेगा। अब इस बार इससे भी ज्यादा स्ट्रेन मिल जाएगा। ओके, यहां पे कम स्ट्रेन मिला था, अब इससे ज्यादा स्ट्रेन मिल जाएगा आपको। यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, ठीक है। अच्छा अब क्या आ रहा है कि यहां पे जैसे आपके पास ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा, अब
आप इस डी वाले पॉइंट को ना, इस ये लास्ट वाला जो डी वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझ लो, यही पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था यहाँ पे वायर की जो स्ट्रेंथ है ना, तो कहते हैं स्ट्रेंथ है जो उसकी हद है कि यहाँ तक मैं स्ट्रेस को मैं अटेन कर सकती थी, मैं स्ट्रेस को ले सकती थी, उसके आगे मैं स्ट्रेस को नहीं ले सकती। इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। वो कौन सा आ जाएगा आपके पास? ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, व्हेन यू हैव टू अप्लाई स्ट्रेस देन द ऑब्जेक्ट शो इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, इस पॉइंट के ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपकी वायर है, वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? क्लियर? अच्छा, तो इसका मीनिंग है ये सी से लेके डी तक की जो कर्व है, ये जो हमें बता रही है, ये अब इस वायर की, ये क्या बता रही है? ये इस वायर की अल्टीमेट स्ट्रेंथ बता रही है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ बता रही है भाई, कि ये इसकी लास्ट स्ट्रेंथ थी। मैं यहां तक, मैं लोड को उठा सकती थी भाई, उसके आगे मैं नहीं लोड को उठा पा रही हूं भाई, और वायर क्या हो जाएगी? इस पॉइंट के ऊपर आके टूट जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको आज स्ट्रेस और स्ट्रेन का पूरा ग्राफ समझा दिया है, तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा उसको रिकैप कर देता हूं और दोबारा से, ठीक है? ओके, देखो क्या हो रहा है कि यहां से ओ से लेके ए तक एक वायर का एक हुक्स लॉ को वो फॉलो करेगी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस जगह के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना आपको स्ट्रेन मिलेगा। ओके, अब आप क्या करने जा रहे हो? आप स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। जब आप स्ट्रेस को और बढ़ाओगे ना, तो उसके प्रोपोर्शनल में आपको सिर्फ स्ट्रेन मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बराबर का स्ट्रेन मिलेगा। ओके, स्ट्रेन आपको मिलेगा जी। क्लियर? ओके, तो क्या हो रहा है कि बी और सी पॉइंट को ना आप एक तरह का एक कोइंसाइडिंग पॉइंट ही समझो। क्लियर? बी और सी पॉइंट जो है विद इन इलास्टिक लिमिट तक आप उसको स्ट्रेस अप्लाई करो, आपको स्ट्रेन मिलना ही मिलना है। क्लियर? ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है? तो बी पॉइंट आपका क्या बन गया? इलास्टिक लिमिट बन गया। क्या बन गया? इलास्टिक लिमिट बन जाएगा। ओके, इसी लिमिट को हम कहते हैं यील्डिंग स्ट्रेस कहते हैं। ओके, अब इस स्ट्रेस के आगे अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप लोग थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अगर आप अप्लाई करोगे, तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो प्लास्टिक बिहेव शो करना स्टार्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो अपना प्लास्टिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? थोड़ा सा भी आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन आपके उसके कंपैरिजन में ज्यादा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेन आपको ज्यादा मिल जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है कि स्ट्रेन जब आपको मिल रहा है यहां से, तो अब वो स्ट्रेन परमानेंट है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इट इज अनएबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर है? इट मींस यहाँ पे क्लियर है आपको ये चीज, अब वो प्लास्टिक बिहेव कर रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो सी वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये हमने बता दिया आपको, ये प्लास्टिक बिहेव करेगा। ओके, अब इस सी पॉइंट से आगे वाले पॉइंट के ऊपर ना आप थोड़ा सा भी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड, देन यू हैव टू गेट लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर अब आपका यहाँ पे वायर जो है ना, वो अब बिल्कुल पतली होना स्टार्ट हो जाएगी। पतली होने का मतलब जिसे कहते हैं ना नेक वाला, जैसे ये आपके पास ये एक वायर है, तो अगर आप इस वायर को ऐसे खींचते हो तो वो वायर इस तरह से होना स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से ये पोर्शन आना स्टार्ट हो जाता है उस वायर का। क्लियर? ये वाला पोर्शन जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस टाइप का पोर्शन जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। वायर जो है अब वो इस टाइप की हो जाएगी आपके पास। समझा रही है आपको बस ये वाली? मतलब वायर अब जो है ना वो इस टाइप की होना स्टार्ट हो गया, अब वो यहां से खींचना स्टार्ट हो जाएगी और वायर क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ओके, और ये वाली कर्व आपको बता रही है कि ये एक इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ था कि यहां तक मैं लोड उठा सकती थी, उसके आगे मैं लोड नहीं उठा सकती। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या हो रहा है आपके पास कि वायर की क्या हो रही है? ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया कि इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो वायर है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट ये है आपके पास आज का हुक्स लॉ, पूरा कंप्लीट हुक्स लॉ विद उसकी जो ग्राफ है वो चीज। ओके, तो क्लियर? आई होप्स कि आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर दिस।